रूस ने माना नहीं, हमारे साथ खेला हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि रूस का तेल हम मंगाते थे और मंगा करके रिफाइन करके यूरोपियन यूनियन भेजते थे। इस बात को यूरोपियन यूनियन समझ गया कि ओहो, ये तो इनडायरेक्टली हमें भी कहा जा रहा है कि हम प्रतिबंध लगा सकते हैं। अमेरिका के दरबारी जब यूरोपियन यूनियन जैसे देश हों तो वो तो जिल्ले इलाही को खुश करने के लिए कुछ भी करेंगे, और वही हुआ। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए यूरोपियन यूनियन देशों ने रशिया से बदला लेने के लिए भारत पर प्रतिबंध लाद दिए हैं। क्या हुआ है? भारत की एक रिफाइनरी है, रोजनेट रिफाइनरी, जिससे हम तेल रिफाइन करके यूरोपियन यूनियन को बेचा करते थे। हालांकि आप में से कुछ लोगों को यह बात पता होगी और कुछ को नहीं। उन्हें तो यह लगेगा कि हैं, हम भी तेल बेचते थे क्या? जी हां, हम भी तेल बेचते थे। आप कहेंगे सर, इंडिया तो अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 85% इंपोर्ट करता है। अरे आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन हम मौके का फायदा उठाकर बाजार को बेच भी देते हैं। और यह काम किया था हमारे यहां की दो रिफाइनरीज ने। एक का नाम था नायरा और एक का नाम था जामनगर रिलायंस रिफाइनरी। इन दोनों रिफाइनरियों में नाम आया है इस बार नायरा का। कहा गया है कि नायरा, तुम अपना तेल हमें नहीं बेच पाओगे। और ऐसा कहते हुए रूसी तेल जो भारत से बिकने जाता था यूरोपियन यूनियन, उस पर लग गया है प्रतिबंध। इस प्रतिबंध के चलते भारत पर क्या होगा असर, आज के सेशन में जिक्र करेंगे। आपको यूरोपियन यूनियन के बारे में सिर्फ इतना बता दें कि यूरोप के अंदर छोटू मोटू 27 देश हैं जिन्होंने एक संगठन बना रखा है, यूरोपियन यूनियन के नाम से जाने जाते हैं। कभी इसी में ही ब्रिटेन हुआ करता था जो बाहर भाग गया, उस घटना को ब्रेग्जिट कहा गया था। अमेरिका एक समूह चलाता है जिसका नाम नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 32 देश हैं जिन्होंने अपने आर्टिकल 5 के तहत कसम खाई है कि अगर हम में से किसी की भी कुटाई हुई तो हम सब मिलकर झगड़ने चलेंगे। लेकिन नाटो के 32 देशों में से 27 वाले जो 23 देश हैं वो कॉमन हैं, जो नाटो में भी हैं और ईयू में भी हैं। तो एक तरह से नाटो की ही बात ईयू ने मान ली और मानते हुए भारत के ऊपर सैंक्शंस लाद दिए। तो क्या अकेले हमारा ही नाम है या किसी और का नाम भी है? इनका नाम भी है। इनका नाम तेल बेचने में तो नहीं था, ये ईयू को तेल बेच के पैसा नहीं कमा रहे थे, ये कुछ और खेला खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे, आज के सेशन में डिटेल से बताएंगे। और इस जानकारी को भी आपके बताएंगे कि भारत से होकर के रूसी रिफाइनरी तेल कैसे यूरोप में बेच रही थी। यह भी बताएंगे कि भारत के साथ साथ उस रूसी रिफाइनरी के कौन से जहाज हैं जिन्हें शैडो फ्लीट कहकर बंद किया गया है। आज के सेशन में आपको यह भी बताएंगे कि इस तरह की प्रक्रिया करते हुए भारत पर अब तक तो अमेरिका हावी था, अब क्या यूरोप हावी होने का प्रयास कर रहा है? और अगर यह है तो क्या भारत रूस से मित्रता के नाम पर वेस्ट के इन सभी देशों को एक साथ आड़े हाथों लेने के लिए तैयार है? तो चलिए पूरी घटना को विस्तार से बताते हैं। जैसा कि आप सभी मित्रों को मैंने शुरुआत में बताया कि इंडिया भले ही इंपोर्ट करता था लेकिन एक्सपोर्टर भी बन गया था। और एक्सपोर्ट का एक आंकड़ा मैं अगस्त 17 2024 का आपके सामने रख रहा हूं। इस आंकड़े को अगर आप ध्यान से देखें तो आप यहां पहचानेंगे कि भारत ने अपनी तरफ से फ्यूल का एक्सपोर्ट किया यूरोप को, रेड सी और स्वेज कैनाल से होते हुए और केप ऑफ गुड होप होकर के अफ्रीका के नीचे से होते हुए। और बढ़िया हम लोगों ने तेल बेचा है हर महीने के हिसाब से। अच्छा खासा तेल हम लोग इन लोगों को बेचते रहे हैं। ये सारे की सारे डेटा आपके सामने हैं। ओके, एक और मैं आपको इसी पिछले महीने की एक कटिंग दिखाता हूं जिसमें लिखा है कि इंडिया डबल इट्स पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स टू यूरोप इन 3 ईयर बैक्ड बाय ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम रशिया। आसान भाषा में यहां पर ये जो नाम लिखा है ना, बस इस पर फोकस करिएगा। रोज नेफ्ट खेला सारा इसी का ही है। ये कह रहे हैं कि इंडिया ने यूरोप को पिछले 3 सालों में जो ऑयल एक्सपोर्ट किया है वो जस्ट डबल कर दिया है। ऐसा भी कौन सा तेल था जो हमने डबल कर दिया है? रोजनेफ्ट वाले कह रहे हैं। आइए इसको और विस्तार से समझेंगे। इसके साथ साथ ट्रंप का यूरोप को धमकाना भी एक बार देख लीजिए ताकि आपको यह समझ में आए कि धमकाया हमें जा रहा था ट्रंप के सांसद के द्वारा, नाटो चीफ के द्वारा, ट्रंप के कहने पर, लेकिन धमक असल मायने में यूरोप गया था। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? असल में यूरोप को तेल की जरूरतें थी, वो पहले रूस से लेता था, अब वो घुमाकर हमसे ले रहा था। लेकिन जब ट्रंप ने यह कहा कि मैं सबको बख्शूंगा नहीं, क्यों नहीं बख्शूंगा? क्योंकि ट्रंप का मानना था कि यूरोप वाले देशों की जो जरूरत है उसी की पूर्ति करते करते तो इंडिया तेल खरीद रहा है, और इंडिया तेल खरीदता है उनके नाम पर। जब तक तुम लोग तेल खरीदते रहोगे तो यूक्रेन पर रूस गोले गिराता रहेगा। ऐसे में ट्रंप ने एक बार यूरोपियन यूनियन देशों को भी धमकाया था और कहा था कि यूरोप हैज सैडली स्पेंट मोर मनी बाइंग रशियन ऑयल एंड गैस देन दे हैव स्पेंडिंग
स्पेंडिंग ऑन डिफेंडिंग यूक्रेन, इतना ये यूक्रेन को बचाने पर पैसा खर्च नहीं किए जितना रूस से तेल खरीद लिए हैं। इस बात को इन्होंने बकायदा नंबर्स से बताया था कि लगभग 23.6 बिलियन डॉलर का पिछले साल यूरोप ने ऑयल परचेज किया, जबकि 20 बिलियन डॉलर ही इन्होंने यूक्रेन पर खर्च किया था। कुल मिलाकर यूरोप तेल खरीदे, चाहे डायरेक्ट खरीदे या फिर भारत के रास्ते खरीदे, डिमांड तो जनरेट कर ही रहा था। इस डिमांड को अमेरिका देख रहा था और देखते हुए इसी ने अब अपने आप को बचाने के लिए भारत को किनारा कर दिया है, कहा है कि सॉरी, हम आपसे प्यार नहीं करते, हम पकड़े गए हैं। और ऐसे में पकड़े जाने पर इन्होंने भारत का नाम लेते हुए कहा, सर ये हमें तेल बेच रहा था, इसलिए अब हम इसको रोक रहे हैं। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि रूस से माल खरीदने में केवल हम और चाइना ही बदनाम नहीं है, दुनिया भर के देश अपनी जरूरतों के हिसाब से माल खरीदते आए हैं। अगर मैं माल की बात करूं तो ऑयल प्रोडक्ट्स में टर्की टॉप पर आता है, कोयले में चाइना टॉप पर आता है, क्रूड ऑयल में भी चाइना टॉप पर आता है, और एलएनजी इसके अंदर ईयू टॉप पर आता है, और पाइपलाइन गैस में भी ईयू टॉप पर आता है। और तो और जो अमेरिका दुनिया के लिए जज साहब बनकर बैठा है, वो खुद एनरिच्ड यूरेनियम रशिया से खरीदता है। ये मैंने कई बार आप लोगों को पहले भी बताया है। पर कोई बात नहीं साहब, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ऐसे में उसने तैयारी यही कर रखी है कि मैं सबको धमकाऊंगा। चलिए धमकते भी हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है इनकी इज्जत पर लगा बट्टा। कैसे लगा बट्टा? जब रशिया यूक्रेन के नाम पर ट्रंप चुनाव लड़ सकते हैं कि मैं जैसे ही राष्ट्रपति बनूंगा 24 घंटे में युद्ध रुकवा दूंगा। 24 तो छोड़िए, इस समय युद्ध को 124 दिन, मतलब 124024 बीच में से पकड़ लिया, 1240 दिन हो चुके हैं। 1240 दिन में भी ट्रंप युद्ध नहीं रुकवा पाए हैं। आए हुए सत्ता में भी अब तो उनको कई महीने हो चुके हैं। ऐसे में रूस मानने को ही तैयार नहीं हो रहा है। हद तो यह है कि ये भाई साहब एनी डे जब मन में आता है ड्रोन बन के तैयार होते हैं, जाके फिकवा देते हैं यूक्रेन पर। हालत देखिए, 10 जुलाई के दिन 700 ड्रोन फेंके भाई साहब रूस ने यूक्रेन के ऊपर। और तो और आप खबर देखें तो 16 जुलाई के दिन इन्होंने मैसिव ड्रोन का बम्बार्डमेंट किया। इवन जेलेंस्की का घर तक नहीं छोड़ा यार। 400 लॉन्ग रेंज ड्रोन थे जो एक एक करके मार दिए यूक्रेन के ऊपर। यानी कि ये रुक ही नहीं रहे हैं। ऐसे में जो ट्रंप हैं, जो अपनी तरफ से डेडलाइन लिए चल रहे थे कि रूस को रुकवा देंगे, रोक दिया है, सीज फायर का मान गया है, ये शांति पुरस्कार में बाधा बन रहे हैं। अब शांति पुरस्कार में बाधा बन रहे हैं, ट्रंप को कैसे बर्दाश्त होगा? इसलिए ट्रंप ने फिर दूध, मतलब जो उंगली है ना, वो थोड़ी टेढ़ी करी। सीधा रूस को टोकने से अच्छा था बोले एक काम करो, इसके चाहने वालों को रोको, क्योंकि ये सब बनाने में पैसा खर्च होता है। पैसा खरीदने के लिए, माल खरीदने के लिए खरीदार खड़े, खरीदारों को रोक दो, माल खरीदने नहीं जाओगे तुम, तब रशिया कैसे करेगा? तो ऐसे में खरीदार में बैठे थे हम, जो रूस से खरीद रहे थे क्रूड ऑयल। रूस से माल आता कैसे था? जहाजों से आता था। तो ये जो जहाज हमारे पास आते थे, हम इन्हीं जहाजों में ऑयल को रिफाइन करके, देखिए ये भी आप समझ लीजिए, ऑयल जो है वो क्रूड फॉर्म में जमीन से बाहर निकलता है, फिर रिफाइनरियों में रिफाइन होता है, रिफाइन होकर के उसे बढ़िया से डीजल पेट्रोल में बदल करके बाकी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो हम लोग क्या करते थे कि रूस के टैंकर से तो मंगाते थे ऑयल, अपने यहां रिफाइन करते थे और रिफाइन करके फिर जहाजों में भर के इन्हें यूरोप बेचने भेज दिया करते थे, और ऐसा करके बढ़िया पैसा बनाते थे। इसी कारण से इन महाशय ने, यानी कि ये सीनेटर थे जिन्होंने हमसे ये कहा था कि अगर इंडिया वाले नहीं रुके तो हम 500% टैरिफ लगाएंगे रूस से तेल खरीदने पर। और यही भाषा बोले थे नाटो चीफ, जिन पर हमने ऑलरेडी सेशन किया हुआ है। रूस से व्यापार पर लगेगा 500% टैरिफ, नाटो चीफ की भारत को धमकी, हम कह चुके हैं आपसे। अब इन्हीं धमकियों का साइड इफेक्ट जो पड़ गया वो पड़ गया यूरोप पर। यूरोपियन यूनियन की तरफ से भारत पर जो फिलहाल सैंक्शन की खबर बनी, वो सैंक्शन की खबर आई कैसे? उम्मीद है अब आपको उसकी पटकथा समझ में आ गई होगी। क्योंकि अमेरिका जो चिल्ला रहा था कि तेल खरीदने वालों पर सैंक्शन लगाऊंगा, ऐसे में भारत ये दलील दे सकता था कि हे ट्रंप, आप जिस तरह से ये बयान कर रहे हो, आपके नाटो अलाइज जो खुलेआम बोल रहे हैं कि भारत पर प्रतिबंध लगा देंगे, उनके खुद देश, उनके 23 देश तो हमसे तेल खरीदते हैं। ऐसे में वो हमसे तेल खरीद रहे हैं और आप हम पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं, तो अन्याय है। ऐसे अन्याय से बचने के लिए ये पहले ही अपना हाथ किनारा कर लिए। ओ माय गॉड, हम तो जानते ही नहीं थे ये लड़का कौन है। ऐसा करके इन्होंने हमारे साथ किनारा कर लिया। ईयू ने भारत के साथ किनारा किया। ईयू ने भारत के साथ किनारा किया इस नाम पर कि तुम पुतिन के मित्र हो। खैर, यहां चाइना को भी लपेटा गया।
चाइना का लपेटा जाना भी बनता ही था, क्योंकि ये भी तेल खरीदते हैं लेकिन ईयू को नहीं बेचते हैं, इसलिए ईयू के प्रतिबंध इन पर नहीं लगे, लेकिन इन पर कुछ और लगा। अब उस पर चलते हैं। तो असल मायने में न्यूज निकल कर आती है, यूरोप की एक खाला खलास करके मैडम है ना, खाला जो खल्लास करती हैं, उन्होंने लगातार 3 ट्वीट किए और उनके माध्यम से दुनिया वालों को बता दिया कि ए दुनिया वालों, यूरोप की तरफ से मैं हूं हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉरेन अफेयर्स की, और आप सबको बताना चाहती हूं कि हमने रूस पर 18वें सैंक्शंस का अनाउंसमेंट कर दिया। 17 से तो कुछ हुआ नहीं रूस का, अब 18वें क्रमांक के टफेस्ट सैंक्शन हमने अनाउंस कर दिए हैं। तो हां खाला खल्लास, आपने क्या बताया? तो खाला कहती हैं कि हमने 3 बातें मेन की हैं। पहला, हमने स्ट्रॉन्गेस्ट सैंक्शंस लगा दिए हैं अब तक के रशिया के ऊपर। अच्छा खाला, और क्या किया आपने? इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि हम 105 ऐसे शैडो फ्लीट शिप्स जो इनेबलर थे रशियन बैंक्स के, उनकी फंडिंग रोक दी है और उन जहाजों को रोक दिया है। अब ये शैडो शिप्स क्या होते हैं, फ्लीट शिप क्या होते हैं, ये आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे। दूसरा ट्वीट किया खाला ने कि नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन आगे से बैन रहेगी, हालांकि ऑलरेडी बैन थी, लेकिन इन्होंने ट्वीट को मजबूत करने के लिए लिख दिया। और एक लोअर ऑयल प्राइस कैप लगा दिया। लोअर ऑयल प्राइस कैप का मतलब यह है कि रूस से अब तक तेल खरीदा जाता था $60 प्रति बैरल। रूस से कह रखा था कि इससे ज्यादा तेल महंगा नहीं बेचोगे, अब उसको घटाकर कर दिया है 47 पॉइंट कुछ कि इतने डॉलर से ऊपर का तेल तुम नहीं बेचोगे। तो उसका तेल इतना सस्ता कर देंगे कि वो तेल निकालने में फायदेमंद नहीं रहेगा। तो खाला ने दूसरा पॉइंट ये कर दिया। तीसरा पॉइंट जो ऐड किया वो ये है कि वी आर पुटिंग मोर प्रेशर ऑन रशियन मिलिट्री इंडस्ट्री, चाइनीज बैंक्स दैट एनेबल सैंक्शन इवेजन, जो कि हमारे प्रतिबंधों को बाईपास कर रही हैं। मतलब हमने रूस पर प्रतिबंध लगा रखे हैं और चीनी बैंक जो है वो उनको पैसा पकड़ाए जा रही हैं कि इससे कोई बात नहीं, पैसा हमारे नाम पर ले लो। ऐसे नहीं होता, आपके दोस्त का बैंक अकाउंट सीज हो गया, बंद हो गया, आप कह रहे हैं पैसा हमारे अकाउंट में डलवा लो यार, हमसे लेते रहना। कुछ इस तरह से जो चाइनीज बैंक रशिया को सपोर्ट कर रही हैं उन पर भी सैंक्शन लगा दिया गया। और तीसरे में नाम हमारा आया और उसमें कहा गया, for the first time we are designated a flag registry and biggest Rosneft refinery in India। इंडिया का नाम बिगेस्ट रोजनेफ्ट रिफाइनरी के नाम पर आया और कहा कि आवर सैंक्शन ऑल्सो हिट दोज इंडोक्ट्रिनेटिंग यूक्रेनियन चिल्ड्रन। ये बेलारूस के बारे में था, ये सब काम इन्होंने अपनी तरफ से कर दिए। कुल मिलाकर के हमारा नाम आया रोजनेफ्ट रिफाइनरी के लिए। बाय द वे, ये खाला खलास कौन है जिनसे पिछली बार जाकर के पिछले ही महीने हमारे विदेश मंत्री मिलकर भी आए थे? तब मैडम कह रही थी कि आप और हम मिलकर के दुनिया के अंदर 1/4 पॉपुलेशन बनाते हैं और जीडीपी भी बनाते हैं। ऐसे में खाला बहुत नुकसानदायक रही। खाला ने हमारे ऊपर सैंक्शन ला दे तो ला दे, साथ में रूस से यह कहा कि बेटा अगर तुम अब तेल बेचना चाहते हो तो $47.6 पर बैरल से ऊपर का तेल नहीं बेचोगे। इसका मतलब रूस को अगर इन्हें तेल अभी भी बेचना है तो इससे ज्यादा कीमत पर बेचा तो सैंक्शन लग जाएगा, बेच नहीं पाएगा। मतलब एक तरह से यह हो गया कि आपके पास आलू रखे हैं, आपकी लागत पूछी गई कितने रुपए किलो पड़ रहे हैं भाई साहब आपके, बोले भाई साहब 10 रुपए किलो। तो सुनो, 2.5 रुपए किलो से ऊपर अगर तुमने बेचा तो तुम्हें मंडी में दुकान नहीं लगाने देंगे। ऐसा इन्होंने रशिया के साथ कर दिया है। साथ ही साथ में नॉर्ड गैस पाइपलाइन, जिससे रशिया यूरोप के देशों को, जर्मनी जैसे देशों को गैस भेजता था क्योंकि सर्दी में मरते थे ये लोग, उन पर पाबंदी लगा दी गई है। और 105 वेसल्स जो पुतिन की शैडो फ्लीट मानी जाती है उन पर बैन लगा दिया गया है और 55 मोर इंडिविजुअल और एंटिटीज पर सैंक्शन लगा दिया गया है। यूरोपियन काउंसिल ने इसे अपना 18वां पैकेज नाम दिया, हमने इतने सैंक्शन लगा दिए हैं। चलिए साहब 18वें पैकेज को थोड़ा विस्तार से समझते हैं और इसको समझते हुए सबसे पहले इन वेसल्स की कहानी को समझते हैं। वैसल मतलब बोले तो जहाज, जहाज बोले तो पानी का जहाज। पानी का जहाज चलेगा तो पानी में, लेकिन कहानी कुछ और करेगा। क्या कहानी करेगा? ये वैसल दूसरे का नाम लेकर चलता है। मैं बाय द वे एक जानकारी देता हूं आपको, आपने कभी रोड पर फर्जीवाड़ा होते देखा है? क्योंकि देखो मैं ना शराब के विभाग में रहा हूं और उसमें क्या होता था कि हरियाणा की सस्ती दारू राजस्थान से होकर गुजरात में बिकने जाया करती थी। बहुत बार हम ट्रक पकड़ पाते थे और बहुत बार वो हमें ही चकमा देकर के निकल जाता था। करते क्या थे ये लोग? फर्जी नंबर डालते थे, गाड़ियों को ट्रेस ना हो इसलिए सीधे सूटा सूट निकल जाते थे, बॉर्डर क्रॉस करने के लिए दूसरे राज्य की गाड़ी का उपयोग करते थे, कई बार तो एम्बुलेंस में दारू भर करके ले जाते, फिल्मों में भी आपने जैसे देखा हो। इस तरह से चोरी छुपे माल को ले जाते थे ताकि टैक्स डिपार्टमेंट को पता ना चले कि हम लोग टैक्स इवेजन कर रहे हैं।
ऐसे ही जहाज जब पानी में चलते हैं, देखो रास्ते में तो फिक्स रास्ता है कि आप इसी रास्ते से होकर निकलोगे, लेकिन समंदर तो अथाह है, धरती से कई गुना ज्यादा बड़ा है, यानी कि लैंड जो है उससे काफी ज्यादा विस्तृत समुंदर है। ऐसे में कोई जहाज अगर तैर के निकल गया और अपने साथ तेल ले गया और तेल लेकर के दूसरे देश में जाकर बेच आया, अब आप कहेंगे सर दिखेगा नहीं क्या सैटेलाइट से? तो ऐसे तो मैं पूछ लो, ट्रक नहीं दिखेगा क्या? लेकिन हो क्या रहा है, जहाज में क्या होता है कि कई बार इन जहाजों पर झंडा टांग देते हैं किसी ऐसे देश का जिस पर प्रतिबंध नहीं है। अब मान लो आल्टा माल्टा टाइप के किसी देश का आपने झंडा टांग दिया, अब आपको दूर से देख रहा है सी कोस्टल जो फोर्सेस हैं वो देख रही हैं, कोस्ट गार्ड देख रहे हैं कि हाँ भाई माल्टा का झंडा है, अरे जाने दो यार। उस पर इन्होंने नंबर प्लेट टांक रखी है, यहां पर दिखा रखा है कोई भी ऐसी कंपनी XYZ टाइप से, शेल कंपनी कहीं भी बनी हुई है कहीं पे कैरेबियन आइलैंड में, उसका यहां पर मार्क लगा रखा है। अब तैर रहा है, आपको कोई भाई यहां पे कोई दंगत फंसा नहीं रहा, गोले बारूद फेंक नहीं रहा, माल ले जा रहा है, बोले ले जा रहा होगा, किसी ने बुक किया होगा। अब ये जहाज निकल के पहुंचता है और यूरोप में बढ़िया से तेल बेच के आता था। कहानी क्या थी कि जिस तरह देखो ना ये नाम लिखे होते थे अवांतु, ईगल, ये होते किसी और देश के थे, झंडा किसी और देश का मालिक कोई और। आपने कई बार देखा होगा, जैसे हम कहते हैं कि अभी थोड़े दिन पहले स्वेज कैनाल में कुछ जहाज फंस गए थे, तब पता चला था इसका ड्राइवर कोई है, मालिक कोई है, माल किसी का है, इस तरह से चीजें होती थी। अरे वो जो हूतिये नहीं थे जो स्वेज कैनाल के अंदर गोला फोड़ते थे रेड सी के अंदर, याद है? उन हूतियों को भी चिंता ये होती थी, समझ ही नहीं पाते थे कि ये रूसी जहाज है कि ये इजरायली जहाज है, इसलिए वो रुक गए कि यार हम पता चले किसी और का फोड़ दिए बेचारे का। खैर कोई बात नहीं। अब ऐसे में इन जहाजों के साथ में दिक्कत क्या होती थी कि रूस ने जब प्रतिबंध झेले ना, तो उसने अपने लगभग 450 जहाज पानी में उतार दिए, बस नंबर प्लेट बदल करके कि माल पहुंचाना है पहुंचाते रहेंगे। इंडिया के अंदर ऑलरेडी एक रिफाइनरी थी, अब उसका ऊपर भी चलेंगे, वहां तक लाने के लिए अपने जहाजों से ये तेल भेजते थे, तेल यहां रिफाइन होता था और इन जहाजों पर नंबर प्लेट बदल के यूरोप में भिजवा देते थे। अब यूरोप वाले क्या भांग पी करके उतारते थे क्या सामान? नहीं, होता यह था कि वहां पर भी तो कोई पायरेसी करेगा, जिसको सस्ता तेल चाहिए, जिसको प्रतिबंधों से मुक्ति चाहिए, वो जहाज को पानी में बीच में छोड़ के अपने छोटे जहाजों से माल ले जाता था। तो ये बढ़िया चल रहा था, मतलब ये ऐसा ओपन सीक्रेट था, जैसे राज्य सरकारें कहती हैं, जैसे हमारे राजस्थान में कि 8 बजे बाद दारू नहीं मिलती, लेकिन दारू पीने वालों से पूछो सब जगह मिलती है। वही वाली स्थिति इनके साथ थी कि जहाज जो है वो जा रहा है यूरोप में, लेकिन सैंक्शन लगा हुआ है। कोई बात नहीं साहब, आपके देश में खड़े नहीं होंगे, आपसे थोड़ा दूर खड़े हो जाएंगे, अब ले जाओ हमसे। बिल्कुल वैसे बढ़िया चल रहा था, मतलब कारोबार इलीगल था लेकिन लीगल तरीके से चल रहा था। अब रशिया यूरोप वालों ने कहा अब हम ये भी नहीं करेंगे, हम स्ट्रिक्टली बिहार की तरह अब शराब बंदी कर रहे हैं। मजाक में है लेकिन ये सरकाजम तगड़ा वाला है गुरु, मतलब आगे भी समझ जाइएगा। खैर, भारत ने अपनी तरफ से इनको खूब सारा तेल भिजवा दिया और ये तेल खरीद लिए। अब इस कहानी में ये रोजानेफ्ट की कहानी क्या है उसको समझाते हैं। असल में ये रोजनेफ्ट नाम की एक कंपनी है, जो रूस की सरकारी कंपनी कही जाए तो ठीक होगा, रूस की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइन कंपनी है ये। असल में रिफाइन से ज्यादा ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी है, जो तेल निकालती है जमीन में से, क्रूड ऑयल, और तेल निकाल करके रिफाइन करके भी बेचती है, और किसी को क्रूड चाहिए तो क्रूड भी बेच देती है। अब इसकी कहानी सुनो। इसने 2016 में, जैसे कि इसको पता था कि भविष्य में हमें कभी यूक्रेन से झगड़ा लड़ना है, इस तरह से इसने पहले ही प्लानिंग करके 2016 में भारत के अंदर एक कंपनी हुआ करती थी एसआर। आपने देखा होगा कि लाल कलर का पेट्रोल पंप हुआ करता था एसआर के नाम से। भारत में लगभग 3500 पेट्रोल पंप थे एसआर के नाम से। इसमें एस जो है ना वो शशि रुइया था, और दूसरा आर जो था वो रवि रुइया था। दो भाई थे, राजस्थान के थे, है ना। तो ये दो भाइयों की कंपनी थी एसआर। इस एसआर कंपनी का भारत में प्राइवेट मार्केट बहुत बड़ा था। इस कंपनी को 2016 में रोजनेफ्ट ने 13 बिलियन डॉलर, 12.9 बिलियन डॉलर में 49% स्टेक परचेज कर लिए। मतलब ये समझिए कि उस साल में, दिसंबर 2016 की बात है ये, 17 के अंदर कहा गया था कि भारत की एनर्जी सेक्टर की सबसे बड़ी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट घटना घटी थी ये, कि इतना सारा पैसा देकर के हम लोगों ने, मतलब रशिया ने हमको इतना पैसा दिया और हमारी एक कंपनी का 50% हिस्सा खरीद लिया। आजकल आप लोगों ने अगर पेट्रोल पंप देखा हो तो ये एसआर नाम से तो कई जगह से अब हटने लग गए, और एक नया नाम आ गया है नायरा। अगर आपने देखा हो, इस नायरा का नाम भी चक्कर क्या है, नया एरा, नया युग के नाम से नायरा आया हुआ है। ठीक है, ये वही नायरा है। तो जो रूस की कंपनी थी ना रोजानेफ्ट, उसने 50% के आसपास स्टेक परचेज किया एसआर का,
और नया नाम रख दिया एसआर का नायरा। अब ये जो नायरा एनर्जी है ना, ये आज भी इंडिया में चल रही है और इसी नायरा का गुजरात के वाडिनार नामक जगह पर, कच्छ के अंदर वाडिनार नामक जगह है, वहां पर इनकी ऑयल रिफाइनरी है। तो अब ये लोग क्या करते थे कि इन जहाजों में भर करके अपना तेल जो है वो भेजते थे। कहां भेजते थे? वाडिनार, कच्छ में, गुजरात के अंदर। वाडिनार में वो रिफाइन होता था, रोजानेफ्ट का तेल था, जो कि कंपनी कहां की थी? रशिया की। चूंकि वो इंडिया की कंपनी के अंदर मालिक हो चुकी थी, तो अपने ही एक तरह से कहिए तो रिफाइनरी में माल भेजती थी। यहां माल रिफाइन होता था और रिफाइन होकर के भारत के अंदर 3500 नायरा के जो पेट्रोल पंप है उनमें बिकता था, लगभग 3500। और उसके बाद जो बच गया या फिर यहां से आगे बाजार में भेजना हुआ तो वो यूरोप के अंदर भेज दिया जाता था। क्लियर हो गया? इस तरह से रोजनेफ्ट ने नायरा में अपनी हिस्सेदारी बनाई और बाकी जो 49% था वो अब कैसानी एंटरप्राइजेज, यूनाइटेड कैपिटल पार्टनर, इन सब का लगा हुआ है। ठीक है साहब, तो उम्मीद है ये कहानी आपको क्लियर हुई हो। ये रहा वाडिनार रिफाइनरी, जो कि गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर है, गुजरात के अंदर। माल आता, रिफाइन होता, यहां से आगे चला जाता। ठीक है, इंडिया इसी कारण इंपोर्टर और एक्सपोर्टर बना था। रोजानेफ्ट तो कहता था हम तो वाडिनार में रिफाइन करते हैं, माल को आगे बेचते हैं। नाम इंडिया का हो जाता था और माल जो है वो रशिया का बिकता था। ठीक है साहब, इस तरह से बढ़िया काम चल रहा था। इंडिया, रशिया और यूरोप के बीच में खेला हो रहा था। इस बात को जो है अंबानी भाई साहब देख नहीं पाए। इनने कहा कि ओहो, अगर कोई कंपनी हमारे देश में आकर के, इंडिया में आकर के माल रिफाइन करती है और यूरोप बेच देती है, इस खेल को तो मैं भी खेलूंगा। इनने कहा रोसनेफ्ट से कि सर आप एक काम करिए ना, आप इतने में जिस कंपनी का आधा हिस्सा खरीद लिए, मैं आपका सालाना इतना तेल खरीद सकता हूं, आप मुझे इतना तेल दीजिए, मैं रिफाइन करूंगा और रिफाइन करके मैं भी बेचूंगा। बोले हाँ ये तो डील बढ़िया है। भाई साहब ये डील ले लिए 10 साल के लिए। क्या डील लिए? कि 12-13 बिलियन डॉलर के आसपास का रोसनेफ्ट से तेल परचेज करेंगे सालाना। मुकेश अंबानी ने साइन कर लिया एग्रीमेंट पिछले साल दिसंबर में, 12-13 बिलियन ए ईयर फॉर रशियन रोसनेफ्ट फॉर 10 ईयर्स, 10 साल के लिए, कि साहब मुझे आप तेल दिए जाओ, मैं रिफाइन करूंगा। कहां करूंगा? जामनगर रिफाइनरी में। जामनगर रिफाइनरी वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्राइवेट रिफाइनरी है और इस रिफाइनरी में बोले मैं साफ करके आपका तेल दुनिया को बेचूंगा। तो कुल मिलाकर इंडिया ने खेला क्या खेला? रोसनेफ्ट से तेल खरीदा, नायरा में आया, वाडिनार में आया या जामनगर में, जाकर हमारे देश में भी काम आया और दुनिया में भी काम आया। अंबानी के साथ फायदा क्या रहा? इस कंपनी में रोसनेफ्ट का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसे अभी बैन नहीं मिलेगा। लेकिन जो वाडिनार है उसे बैन मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो रोसनेफ्ट का ही हिस्सा है, इसलिए वाडिनार का नाम रोसनेफ्ट इंडिया लिखा आया है। जो नायरा है उसको रोसनेफ्ट इंडिया कह करके यूरोप ने बैन लगाया है। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है साहब, तो इंडिया ने कुल मिलाकर के खूब डिस्काउंटेड तेल खरीदा, बढ़िया हमारे व्यापारियों ने व्यापार किया। अब भारत को उसका कितना लाभ मिला? तो आंसर है टैक्सेशन का लाभ मिला, क्योंकि रूस से तेल सस्ता खरीद अंबानी रहा था, भारत सरकार नहीं। अंबानी सस्ता तेल खरीदकर हमें कितने में बेच रहा था? बाजार कीमतों पर, और यहां से फायदा कमाकर यूरोप में बेच रहा था। यह फैसिलिटेट कौन कर रहा था? इंडिया। ऐसे में यहां से माल बढ़िया से इन लोगों का बिकता रहा। इंडिया ने इस पूरे लूपहोल का फायदा उठाया, यूरोपियन यूनियन को सप्लायर बनके इंडिया गवर्नमेंट टैक्स पाकर राजी रही। अब इसी पर लग गई है पाबंदी। सैंक्शन जो यूरोपियन यूनियन ने लगाए, कैसे लगाए समझ में आया? ट्रंप महोदय की बात इन्होंने मानी, इसको आगे पसाया कि भैया जाओ, अब रोसनेफ्ट का जो ऑयल आ रहा है उसे रोक दो। अब इस सैंक्शन के अंदर एक और देश का लफड़ा फंस गया। यूरोप का एक देश था चेक रिपब्लिक नाम से, जिसकी राजधानी प्राग है, बॉलीवुड वाले दिखाते हैं। उस चेक रिपब्लिक से भी कहा गया कि बेटा तुम भी अब तेल नहीं खरीदोगे। ये बेचारा खरीद लेता था थोड़ा बहुत तेल, इसको भी सैंक्शन में मार दिया गया है। इसके साथ साथ यह कहा गया कि रूस को मिलिट्री इक्विपमेंट ट्रांसफर करने वाली जो चाइनीज कंपनी है उनको भी सैंक्शन लगाया जाएगा। तो चाइनीज कंपनी जो रूस को मिलिट्री इक्विपमेंट भेज रही है वो सैंक्शन पा गई, और वो बैंक जो रूस का पैसा अपने पास लेकर इन्हें माल सप्लाई कर रही थी उनको भी सैंक्शन यूरोप ने कर दिया है। लेकिन यूरोप का प्रतिबंध क्या चाइना के लिए नुकसानदायक होगा? ये यूरोप को सोचने की बात है। चाइना बहुत ज्यादा सप्लायर बन चुका है, एग्जैक्टली इंडिया भी बड़ा बाजार बन चुका है। यूरोप को यह हरकत करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि भारत के साथ यूरोप एफटीए की लड़ाई में लगा हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की में। अगर ये घटनाएं घटेंगी तो भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इनका चल नहीं पाएगा। आपको याद हो तो थोड़े दिन पहले जब नाटो चीफ ने भारत के खिलाफ बयान दिया था, तो उसके खिलाफ भारत का बयान आया कि भाई हम नहीं सुनेंगे इन सब बातों को, हमारी
भाई एनर्जी सिक्योरिटी हमारी प्रायोरिटी है और हम ऐसा करके इस मामले पर नाटो से कहेंगे कि डबल स्टैंडर्ड मत दिखाओ। और आज भी हमारे जो ऑयल पेट्रोलियम मंत्री हैं उन्होंने ये बात रखी है कि भाई हम दुनिया से तेल खरीदते हैं, रशिया से तेल खरीदते हैं, सैंक्शनड नहीं है वो तेल, वो सैंक्शनड नहीं है, उस पर कैप लगा हुआ है कि वो $60 प्रति बैरल से ऊपर नहीं बेच सकता। अब कर दिया है $47 प्रति बैरल से ऊपर नहीं बेच सकता। प्रतिबंधित थोड़ी है, हमें उतने में भी दे रहा है तो हम ले रहे हैं। अगर हम सस्ता तेल ले रहे हैं, इससे हमने दुनिया में मांग और आपूर्ति के अंदर जो बैलेंस स्थापित किया है। अगर हम मान लीजिए रूस से तेल लेना बंद कर दें और रूस का तेल मार्केट में आना बंद हो जाए तो बोले तेल का भाव $100 प्रति बैरल से ऊपर चला जाएगा, जो आज बहुत ही नॉमिनल कीमत पर चल रहा है। खैर, हमारी सरकार कितना भी नॉमिनल खरीद रही हो, हमें एज ए उपभोक्ता कभी फायदा पहुंचा नहीं है। हम उपभोक्ता के नाम पर सरकार को उतना ही टैक्स बढ़ाकर देते हैं। जो तेल की कीमतें हैं वो लगातार, सरकार ने खूब सस्ता तेल खरीदा, हमने कईयों बार इस पर सेशन कर लिया, हम राजी बहुत हो लिए कि वाह हमने मजा कर लिया, लेकिन वो मजा पता नहीं अंबानी का हुआ कि भारत सरकार का हुआ, हम तक क्यों नहीं पहुंचा। प्राइस की कीमतों का जो हमारे पास कीमतों की जो कमी है ना, उसका लाभ हम तक नहीं पहुंचा। हाँ, भारत सरकार दुनिया से ये जरूर कहती है कि हमारे कारण दुनिया में तेल सस्ता है, लेकिन भारतीय लोग अभी भी पाकिस्तान से महंगा तेल खरीदते हैं। ये अपने आप में एक आयरनी है, इसके ऊपर भी चर्चा होना बनता है। खैर, जो भी है, भारत सरकार अब इस तरह से कैसे आगे करती है तो देखने वाला विषय होगा। कुल मिलाकर के यूरोपियन यूनियन ने हमारे साथ क्या किया वो मैंने आपको बता दिया। क्या इस पर कोई प्रतिक्रिया आई अभी तक? प्रतिक्रिया स्वरूप चाइना एज यूजुअल बाहर निकल करके आ गया और उसने साफ साफ कह दिया कि ईयू के फ्रेश सैंक्शंस पर हम पूरी तरह से खिलाफ हैं। वी नेवर प्रोवाइड कोई लीथल वेपन, हमने कोई आज तक दिया नहीं और हम इसके इंटरनेशनल लॉ के साथ साथ जो भी है मतलब प्रतिक्रिया आती है, ऐसे भारत की भी प्रतिक्रिया आ चुकी है। ठीक है साहब, उम्मीद है आप सभी साथियों को सारी जानकारी प्राप्त हो गई होंगी। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि जब हमको सस्ता तेल खरीदने में मिला तो उसका लाभ हमें भी मिलना ही चाहिए था, ताकि यूरोप के साथ हमारे सैंक्शन लगे हो तो अंबानी को नुकसान हुआ हो उसका दुख हमें ना होता? ये सारी बातें आने वाली चीजों में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही, शुभ रात्रि।